हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, आप लोगों का मोरल कैसा है, पढ़ाई लिखाई हो रही है कि नहीं। दोस्तों डरने की कोई बात नहीं। हमारे बहुत सारे फ्रेंड ऐसे हैं जो 10 दिन 1 महीने पढ़ के अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम क्वालिफाई किए हैं दोस्तों। और अभी तो आपके पास 11 दिन बाकी है। तो आज से ही पढ़ना चालू कर दें दोस्तों, और जब से स्टार्ट करें तभी बहुत अच्छा है। हम ये नहीं बोलेंगे कि आप ये बोलते रहें कि भैया अरे यार बहुत कम समय बचा है। नहीं, आज से ही आप स्टार्ट करें और देखिए आप में से कितने बच्चे, कितने दोस्त जो हैं अच्छे मार्क्स से एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे स्टार्ट करते हैं एवीएम के यूनिट 4 को, थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। तो दोस्तों हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले कि इंटरेस्ट क्या होता है। व्हाट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट इज ए पेमेंट मेड बाय बारोवर फॉर द यूज़ ऑफ ए सम ऑफ मनी फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम। तो इंटरेस्ट होता है दोस्तों जब कोई आदमी कहीं से पैसे उधार लेता है, तो जितना वो उधार लिया है प्रिंसिपल, और उसके साथ वो कुछ एक्स्ट्रा पैसे भी वापस करता है। जो एक्स्ट्रा पैसे वापस कर रहा है दोस्तों, उसी के इंटरेस्ट कहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इट इज़ ए टाइप ऑफ इनकम। ये जो इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों, ये एक तरह का इनकम होता है। और उसी में कुछ इनकम और हैं, रेंट, वेज एंड प्रॉफिट। तो दोस्तों इंटरेस्ट, रेंट, वेज एंड प्रॉफिट, ये 4 तरह के हमारे इनकम होते हैं दोस्तों। जो इंटरेस्ट है दोस्तों, इसको डिटरमाइन करने के लिए 4 फैक्टर हैं। मतलब 4 फैक्टर पे डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, कितना होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये कॉमन फैक्टर हैं दोस्तों। पहला है पेमेंट फॉर द रिस्क इन्वॉल्व इन द मेकिंग द लोन। दोस्तों आप जान रहे हैं कि कोई भी आदमी अगर लैंडिंग कर रहा है, चाहे वो बैंक में हो, चाहे पास पड़ोस में कहीं भी हो, तो उसको एक रिस्क बना रहता है कि पता नहीं जो बारोवर है वो हमारे पैसे वापस करेगा कि नहीं करेगा, और करेगा तो कब करेगा, कितना करेगा। तो ये एक रिस्क बना रहता है दोस्तों। तो इस रिस्क के लिए भी इंटरेस्ट रेट पे किया जाता है दोस्तों। पेमेंट फॉर द ट्रबल इन्वॉल्व। अब ट्रबल दोस्तों इस तरह का होता है, जैसे मान लो कोई बारोवर है, वो पैसे ले गया, तो बहुत ही कम बारोवर ऐसे हैं जो टाइमली आपको उसका ईएमआई या जब बोले हैं तब पैसे वापस करते हैं। क्यों? आप बैंक में भी देख रहे होंगे, अपने पास पड़ोस में भी देख रहे होंगे कि बहुत सारे बारोवर ऐसे हैं जो टाइम से वापस नहीं आते, टाइम से पैसे नहीं देते। इस तरह के ट्रबल इन्वॉल्व होते हैं। तो जो क्रेडिट अफसर रहता है उसको भागना पड़ता है, तो एक तरह का ट्रबल ही। तो इस ट्रबल को भी फुलफिल करने के लिए जो पेमेंट किया जाता है उसको इंटरेस्ट बोलेंगे दोस्तों। प्योर इंटरेस्ट दैट इज ए पेमेंट फॉर द यूज़ ऑफ मनी। अब दोस्तों जब बोरोवर ने पैसे लिए, तो उसको अपने कहीं न कहीं अच्छी जगह पे यूज़ करेगा, उससे वो अर्निंग करेगा। तो जो भी पैसे ले गए हैं उसको कितने दिन और कैसा अपने पास रखे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं, उसके ऊपर भी इंटरेस्ट रेट डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों हम देखते हैं आगे। इंटरेस्ट रेट को डिसाइड करने के लिए कुछ इकोनॉमिस्ट ने थ्योरी बनाई थी। ठीक है दोस्तों, उसमें से हम कुछ यहाँ देखेंगे। पहला है क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट की क्लासिकल थ्योरी जो है दोस्तों, इसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इट इज़ कॉल्ड डिमांड सप्लाई थ्योरी आल्सो। ये क्लासिकल थ्योरी को डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी भी कहते हैं दोस्तों। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज डिटरमाइंड बाय द इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ सेविंग। दोस्तों इस थ्योरी के साथ में हम लोग ये देखते हैं कि जो इंटरेस्ट रेट है वो कैसे डिसाइड किया जाता है। इंटरेस्ट रेट डिसाइड किया जाता है दोस्तों, कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है। जितना डिमांड है, अगर उतने ही सप्लाई हम फिल कर पा रहे हैं, या जितनी सप्लाई हैं उतने हमारे कस्टमर हैं, उतनी डिमांड है, तो जो रेट होगा वही रेट जो है इक्विलिब्रियम रेट कहलाएगा दोस्तों। और इसी को इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब जैसे मान लिया किसी बैंक के पास 1 लाख रुपए, 1 लाख करोड़ रुपए लोन देने के लिए है। ठीक है दोस्तों, और जो लोन लेने वाले हैं वो 2 लाख लोग हैं। तो क्या होगा दोस्तों, सबको तो लोन नहीं दे सकते, तो इनमें कंपटीशन होगा कि नहीं हमें मिल जाए, हमें मिल जाए। तो जो बैंक है वो ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेगी दोस्तों। अब मान लिया दोस्तों 1 लाख करोड़ रुपए लोन बैंक के पास था और लेने वाले केवल 50,000 करोड़ हैं, तो क्या होगा दोस्तों,
बहुत सारे लोग बोलेंगे नहीं हमें बैंक लोन नहीं चाहिए, तो बैंक क्या करेगा, अपना इंटरेस्ट रेट डाउन करेगा। भैया हमारा जो 1 लाख करोड़ हमने टारगेट किया है ये इनको आसानी से डिस्ट्रीब्यूट कर सके, क्योंकि कोई लेना तो चाह नहीं रहेगा, तो ये क्या करेगा, इंटरेस्ट रेट डाउन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो एक जगह देखें इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, दूसरी जगह डाउन हो रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट नहीं है दोस्तों। तो अब क्या होगा, थर्ड पॉइंट पे देखें, अगर बैंक के पास 50,000 करोड़ रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हैं, देने के लिए, और लेने वाले भी उतने ही डिमांड है, 50,000 करोड़ की डिमांड है इधर, तो क्या होगा दोस्तों, एक अच्छा इंटरेस्ट रेट जो कि दोनों के लिए ठीक हो, बैंक के लिए भी और बारोवर के लिए भी, वो डिसाइड होगा दोस्तों। और इसी को इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कहते हैं दोस्तों, कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जितना डिमांड है और उतनी सप्लाई आसानी से अगर हो जा रही है, उस इंटरेस्ट रेट को दोस्तों इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट कहेंगे। तो ये जो क्लासिकल थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों, तो डिमांड एंड सप्लाई के इक्विलिब्रियम पे डिपेंड करता है। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। तो ये जो आपका क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट है दोस्तों, इसको बनाया है, इसको लेके आए थे दोस्तों मार्शल एंड फिशर। ये इकोनॉमिस्ट थे मार्शल एंड फिशर। ठीक है दोस्तों, मार्शल एंड फिशर जो थे, ये जो है क्लासिकल थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट रेट या डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी को लाए थे। ठीक है दोस्तों, फिर से देख लें, क्लासिकल थ्योरी को क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। इसको लाया कौन था, मार्शल एंड फिशर लाए थे दोस्तों। तो इसमें कैसे डिसाइड होता है इंटरेस्ट रेट, ये डिमांड एंड सप्लाई, जो किसी कस्टमर के सेविंग की डिमांड एंड सप्लाई है, उसके इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट पे डिसाइड होता है इंटरेस्ट रेट। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। दिस थ्योरी एक्सप्लेन्स द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरेस्ट रेट बाय एनालाइजिंग द रियल फैक्टर लाइक सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो वही है दोस्तों, ऊपर जो हमने डिस्कस किया कि ये थ्योरी जो है सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड करता है, कि कितना सेविंग है और उसमें कितना हम इन्वेस्ट कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके आधार पर इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है दोस्तों। अब आगे आता है दोस्तों डिमांड फॉर सेविंग। अब सेविंग का जो डिमांड है दोस्तों, कैसे लगेगा कि नहीं भाई सेविंग करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए, ये कैसे लगेगा दोस्तों। जैसे सैलराइज पर्सन है, कुछ लोगों की कम सैलरी होती है, कुछ लोगों की ज़्यादा सैलरी होती है। तो जिसकी कम सैलरी होती है दोस्तों, तो क्या करता है, उसने घर के खर्चे में, बच्चों की पढ़ाई में, या अगर लोन वगैरह लिया ईएमआई देने में ही उसके पैसे खर्च हो जाते हैं दोस्तों। जिसका इनकम थोड़ा अच्छा है, तो क्या करता है दोस्तों, ये सारी चीज़ें फुलफिल करता है और सोचता है कुछ फ्यूचर के लिए हम इन्वेस्ट कर दें। ठीक है दोस्तों, तो अब कुछ बिजनेसमैन भी होते हैं दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो क्या सोचते हैं कि नहीं चलो किसी बिजनेस एक्टिविटी में इन्वेस्ट करते हैं, जिससे हमें कुछ अर्निंग होगी और उससे हमारा खर्च चलेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये डिमांड फॉर सेविंग, सेविंग की डिमांड कब आती है, हम जब फ्यूचर के बारे में सोचते हैं। ठीक है दोस्तों, तब हमें डिमांड का याद आता है दोस्तों। तो अब ये डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट विल बी हाई व्हेन इट गिव्स हाई रिटर्न। अब डिमांड कब ज़्यादा होगा दोस्तों, ये सोचने की बात है। जब हमें कुछ प्रॉफिट होगा ही नहीं, क्या हम उधर इन्वेस्ट करने की सोचेंगे, कभी नहीं सोचेंगे। तो जैसे ही हमें हाई रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, तो हम सोचेंगे कि भैया यहाँ पैसे लगाने का अच्छा, यहाँ इन्वेस्ट कर दिया जाए। ठीक है दोस्तों, तो वही यहाँ कहा गया है कि डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट की डिमांड है तब आती है जब कस्टमर को ये पता चलता है कि यहाँ भैया इस एरिया में हमें ज़्यादा रिटर्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, दूसरा है बट आफ्टर ए लिमिट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी प्रॉफिट विल बी डिक्रीज ड्यू टू लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न। ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग रिटर्न। एक आदमी सोचता है कि अभी हमने बिजनेस शुरू किया 10,000 रुपये से, 10,000 रुपये से बिजनेस शुरू किया दोस्तों, तो क्या हुआ, उसको मान लिया 1,000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, तो सोचेगा चलो 20,000 लगा दिया जाता है, तो 2,000 प्रॉफिट होने लगा। फिर सोचेगा 30,000 लगा दिया जाता है, 4,000 प्रॉफिट हुआ। तो ये दोस्तों ऐसा होता रहेगा, लेकिन एक लिमिट ऐसे आएगी, मान लो 1 लाख लगा दिया, 1 लाख लगा दिया, तो क्या उसको अभी 10,000 प्रॉफिट होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है दोस्तों। कुछ ऐसे फैक्टर्स आएंगे जो हमारे प्रॉफिट को डिक्लाइन कर देंगे। मान लीजिए इसके एग्जांपल के लिए, आप किसी फैक्ट्री में 10 मज़दूर लगे हैं, 10 मज़दूर लगे हैं और आपके पास 10 मशीनरी है और प्रोडक्शन हो रहा है 1,000 किलो, आपने 15 मज़दूर कर दिए। तो अब मशीन तो 10 ही है दोस्तों, अभी एक मशीन पे एक आदमी था, अभी 15 आदमी हो गए, तो 5 आदमी इधर उधर के भी काम करेंगे, फिर भी क्या होगा, मान लीजिए 11,000
1100 केजी प्रोडक्शन हो गया, आप 20 आदमी को लगा दें तो क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा और बढ़ जाए। अब देखें 10 आदमी इतना कर रहे हैं तो यहाँ 5 आदमी कितना करना चाहिए था, 500 करना चाहिए था और ना दोस्तों, लेकिन यहाँ कितना हुआ, केवल 100 और हो रहा है। इसी तरह तो ये एक लिमिट है दोस्तों, इसके आगे आपका प्रोडक्शन कम हो जाता है, इसी को लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग कहते हैं दोस्तों। आगे हम और डिस्कस करेंगे। अब देखें दोस्तों, डिमांड फॉर द लोन 100 करोड़, सप्लाई फॉर फंड 90 करोड़, डिमांड फॉर लोन देखें यहाँ क्या था, यहाँ डिमांड ज़्यादा था, इंटरेस्ट रेट क्या होगा दोस्तों, ज़्यादा होगा। डिमांड फॉर लोन 80 करोड़, सप्लाई कितना है 90 करोड़, यहाँ क्या होगा दोस्तों, इंटरेस्ट रेट यहाँ की अपेक्षा डाउन होगा, यहाँ अप हो रहा है, यहाँ डाउन होगा। ठीक है दोस्तों, तो वही यहाँ दिखाया गया है कि इक्विलिब्रियम कब होगा, जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों बराबर बराबर रहेंगे दोस्तों, तो जो इंटरेस्ट रेट होगा उसी को इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट कहेंगे दोस्तों। अब सेम यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ले लिया था दोस्तों, 10 वर्कर 10 मशीनरी 1000 केजी बैग प्रोडक्शन, 15 किए तो ये देखें, अब यहाँ 40 हो गए दोस्तों, देखें बढ़ते गए, तो अब इसको 4 गुना हो गया, तो प्रोडक्शन भी 4000 केजी होना चाहिए था ना दोस्तों, तभी तो इसका मार्जिन अच्छा मिलेगा, लेकिन नहीं। लॉ ऑफ डिनाइसिंग रूल से क्या होता है दोस्तों, देखें ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज था वो धीरे धीरे कम होता गया दोस्तों, और एक समय ऐसा आएगा दोस्तों जब इससे ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होगा, और आपका जो एक्सपेंसेस है वो तो बढ़ता ही रहेगा दोस्तों। आपने 40 वर्कर रखे हैं, उनको पेमेंट करना ही पड़ेगा, तो यहाँ जो प्रॉफिट की जगह क्या होने लग गया दोस्तों, एक नुकसान होने लग गया। तो ये एक लेवल होता है दोस्तों, उसके आगे अगर कहते हैं तो लॉ ऑफ डिमिनाइजिंग जो है दोस्तों, वो बताता है कि आपको प्रॉफिट नहीं होगा बल्कि आपको लॉस होने लगेगा। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम लोग देखते हैं सेविंग, सप्लाई ऑफ सेविंग। तो ये किस फैक्टर पे डिपेंड करता है दोस्तों, कैपेसिटी टू सेव, मतलब सप्लाई ऑफ सेविंग क्या है कि जब हम लोग सेविंग करना तो चाहते हैं, लेकिन ये कितना कर पाएंगे ये भी तो डिपेंड होना चाहिए दोस्तों। अगर हमारे पास इनकम होगा तभी तो हम कर पाएंगे, या हमें सेविंग करने की इच्छा होगी तब हम सेव कर पाएंगे। अगर मान लो हमारे पास सेविंग की इच्छा भी है, तुम्हारे पास पता नहीं उतना इंटरेस्ट है कि नहीं है। ठीक है दोस्तों, ये सारे फैक्टर जो हैं इस पर डिपेंड करते हैं। कैपेसिटी टू सेव, विलिंगनेस टू सेव, इनकम लेवल, आपका इनकम लेवल कितना है दोस्तों, और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों, जो सप्लाई है सेविंग की वो डिपेंड करता है कि इंटरेस्ट रेट कितना है दोस्तों। अगर अच्छा इंटरेस्ट रेट है, अच्छा रिटर्न मिल रहा है, तो कहीं और इन्वेस्ट करने से अच्छा है कि जो कस्टमर है वो इस डायरेक्शन में इन्वेस्ट करेगा। ठीक है दोस्तों, पीपल विल सेव मोर जहाँ पे उसको हाई रिटर्न मिलेगा, पीपल विल सेव लेस जहाँ पे उसको लेस रिटर्न मिलेगा। ठीक है दोस्तों, अब आता है इक्विलिब्रियम ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, इंटरेस्ट रेट एट विच डिमांड एंड सप्लाई आर इक्वल इज नोन एज इक्विलिब्रियम इंटरेस्ट रेट। ठीक है दोस्तों, अब आता है दोस्तों केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। अभी हमने क्लासिकल थ्योरी देखा दोस्तों, अभी केन्स लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी देखते हैं। दो थ्योरी हमारे इस बुक में दी गई हैं दोस्तों, और इसी दोनों पे हम लोग ध्यान देंगे। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, द J.M. Keynes gave a new view of interest. According to him, the rate of interest is a purely monetary phenomena. केन साहब का कहना है दोस्तों कि जो इंटरेस्ट रेट है ये प्योरली मॉनेटरी फिनोमेना है, और ये डिटरमाइंड होता है डिमांड फॉर द मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी। ठीक है दोस्तों, इनका कहना है कितना डिमांड है और कितना सप्लाई है उसके ऊपर। मान लो हमें डिमांड ज़्यादा है, हम सोचते हैं कि हम ज़्यादा इन्वेस्ट करें, लेकिन हमारे पास कोई सोर्स नहीं है, सप्लाई नहीं, क्या हम इन्वेस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे दोस्तों। तो उसी के ऊपर डिपेंड करता है जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कहना है J.M. केन्स का। ठीक है दोस्तों, दिस इज आल्सो नोन एज लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी, इसको लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी भी बोलते हैं दोस्तों। J.M. केन्स अज्यूम दैट पीपुल कैन कीप देयर असेट इन टू वे। J.M. केन्स का मानना था दोस्तों, जो लोगों के पास असेट है उसको दो तरह से वो लोग रखते हैं। एक तो ऐसी जगह दोस्तों जहाँ पर उनको कोई इनकम नहीं होगा, जैसे बैंक के करंट अकाउंट में या कैश में या अपने घर में ही ऐसे रख रहे हैं। और दूसरा होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म बॉन्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जहाँ कि उनको अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट मिलता है। ठीक है दोस्तों,
अब बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट में पहले भी हम लोग पढ़े हैं दोस्तों कि इन्वर्सली रिलेशन होता है दोस्तों। अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा तो इंटरेस्ट रेट घटेगा, इंटरेस्ट रेट घटेगा तो बॉन्ड प्राइस बढ़ेगा दोस्तों। तो द डिमांड फॉर मनी इज डिपेंड ऑन हाउ दे डिसाइड दिस पोर्टफोलियो। जो डिमांड फॉर मनी है दोस्तों, तो किस पे डिपेंड करता है कि किस तरह से वो जो आदमी है, कस्टमर है, वो डिसाइड कर रहा है अपने पोर्टफोलियो को कि हमें भैया इन्वेस्ट करना है या अपने पास ही रखना है। मतलब कि वो अपने पास पैसे नॉर्मल रखेगा या बॉन्ड में करेगा। ठीक है दोस्तों। अब देखें, ये भी डिपेंड करता है द लेवल ऑफ नॉमिनल इनकम पे। अगर अच्छा है तो अच्छा इन्वेस्ट करता है दोस्तों, अगर इनकम कम है तो कम सोचता है करने की। ठीक है दोस्तों, यही दिखाया गया है इसमें। ये है मनी डिमांड कर्व दोस्तों। अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा रहेगा दोस्तों तो आदमी पैसे की ज़रूरत ज़्यादा होती है, सोचता है ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे तो हमेशा। तो यही जो दिया गया है बॉन्ड प्राइस एंड इंटरेस्ट रेट, कि अगर आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे। ठीक है दोस्तों। उसके बाद आता है दोस्तों हिक्स एंड हैंसन का रूल्स। Hicks and Hansen have brought about a synthesis between the classical and Keynes theory. Interest and have determined theory of interest through intersection of what are called IS and LM curve। ठीक है दोस्तों। तो हिक्स एंड हैंसन ने दोस्तों ये जो क्लासिकल थ्योरी था और केन्स का जो थ्योरी था, इसको इसको मिला के एक थ्योरी लेके आए दोस्तों, जिसको IS एंड LM कर्व कहते हैं दोस्तों। इसमें ये बोला जाता है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे दोस्तों, वही इसका इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा दोस्तों। IS कर्व टेल अस व्हाट विल बी द वेरियस रेट ऑफ इंटरेस्ट एट डिफरेंट लेवल ऑफ इनकम। मतलब कि आपका जो इंटरेस्ट का इनकम का लेवल है दोस्तों, उसके ऊपर डिसाइड करता है कि इंटरेस्ट कितना होगा। और ये the IS curve and the LM curve relates to two variable income and rate of interest. Intersection of these two comes in the equilibrium rate of interest। वही जो पहले हम लोग डिस्कस किए दोस्तों कि एक तो होता है IS कर्व, एक होता है LM कर्व। IS कर्व वही है दोस्तों क्लासिकल थ्योरी वाला, कि जितना इंटरेस्ट रेट रहेगा, अगर इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो डिमांड कम रहेगा, प्राइस कम रहेगा। और इसमें क्या है दोस्तों, इसमें जो है कि आपके हाथ में कितनी लिक्विडिटी है, उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होता है दोस्तों। इन दोनों थ्योरी से इन्होंने हिक्स एंड हैंसन ने IS LM कर्व ड्रॉ किया, और जहाँ पे उनका इंटरसेक्शन होता है दोस्तों, उसी से उन्होंने इक्विलिब्रियम रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड किया। ठीक है दोस्तों। तो ये होगा IS कर्व, ये हो गया LM कर्व। ठीक है दोस्तों। इसी के साथ दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी हमने इस पर डिस्कस किया दोस्तों, और इस पे हम क्वेश्चन आंसर भी टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देंगे दोस्तों। तो हमें लग रहा है कि ये आपके लिए यूज़फुल होगा दोस्तों। इसी के लिए थैंक यू दोस्तों।